हेलो एवरीवन, दिस इज़ नायडू सर वंस अगेन। अभी मैं सोने के लिए जा रहा था, मगर उसके पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि चलो बच्चों हमेशा पढ़ते हैं और आप लोग भी जो अडल्ट्स हैं वो भी हमेशा ये बात सुनते रहते हैं, न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी एक वर्ड आप सुनते हैं हमेशा, आपके दिमाग में हमेशा स्विरल करता है, दैट इज़ डिप्लोमेसी। देखिए व्हाट इज़ डिप्लोमेसी, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेसी जो होती है वो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ दो तरीके से निभाती है। एक होती है कल्चरल डिप्लोमेसी, एक होती है रिलीजियस डिप्लोमेसी। अब देखिए रिलीजियस डिप्लोमेसी में इंडिया जो है वो टॉप पे है। रीज़न है, इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे एक आईएएस या आईपीएस के लेवल के टॉपिक पे समझूँ तो एक सिंपल सी लॉजिकल बात है, कलेक्टर के पास किसी भी धर्म या जाति का इंसान जाता है या आईपीएस ऑफिसर के पास कोई भी धर्म या जाति का जाता है, ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी मदद करे। अब ये जो मदद होती है ये कानून के दायरे में होती है, कानून के दायरे के बाहर नहीं होती है। यानी जो हमारा इंडियन कोर्ट है, जो हमारा इंडियन लॉ है, जो लॉ बेंचेस बनाई गई है वो इसे गवर्न करती है। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी जो प्ली है वो सही है तो उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी, अन्यथा वो आपकी कार्रवाई को आगे ना करते हुए आपको दूसरा मार्ग बताया जाएगा, मगर वो मार्ग कोई गैरकानूनी मार्ग नहीं बल्कि कानूनन रहेगा। अब देखिए इंडिया का डिप्लोमेसी आपको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एनी न्यूज़ वगैरह में मैंने पढ़ा है, बहुत सारे आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा हुआ है दैट इन यूरोप इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर इंडिया दैट इंडिया इज़ अ यूरोपियन डार्लिंग। ये कहा जाता है, इसे हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, कि हिंदुस्तान को ये कहा जाता है कि ये एक प्यारा मतलब सबसे प्यारा देश है यूरोप के लिए। अब ये क्यों है इसको समझते हैं। देखिए यूरोप में ना सब छोटी छोटी कंट्रीज़ है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है मगर उसमें छोटी छोटी कंट्रीज़ है। मैं अगर टॉप जीडीपीज़ की बात करूँ तो इंडिया 5th रैंक पे स्टैंड करता है। अब इन कंट्रीज़ की जीडीपी देखें तो काफ़ी कम है। हम कैसा है, हम फॉरेन के प्रति ना बहुत ज़्यादा हमारा झुकाव है, हमको लगता है यार उनकी रोड्स बहुत अच्छी है, वो बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। देखो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है, वहाँ के लोग जैसा हम लोग यहाँ पे जो शाही शौक करते हैं, पान खाते हैं, खर्रा खाते हैं, खैनी चैनी पता नहीं दुनिया भर के पाउचेस मार्केट में बिकते हैं, वो लोग ये शौक़ नहीं करते, ठीक है। उनके कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं है, हमारे कल्चर में है, हम शौक़ से खाते। ऐसा नहीं मैं आपको इतना प्रवचन दे रहा हूँ तो क्या मैं पान नहीं खाता हूँ, हाँ मैं भी पान खाता हूँ, मैं भी पान का शौकीन हूँ, बट मैं रास्ते में नहीं थूकता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे अंदर एक एटिकेट्स है। मेरा मानना है कि हमें हमारे देश की सड़कें, हमारे देश की चीज़ें गंदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारा सलाइवा जो है वो काफ़ी बीमारियाँ फैला सकता है। अब देखिए डिप्लोमेसी को समझते हैं। हमारे 3 से 4 युद्ध, मैं कारगिल का युद्ध भी पकड़ूंगा तो 4 युद्ध हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ हमारे कोई खास रिलेशन नहीं है, ना वहाँ का जीडीपी है, ना उनके रिलेशंस हमारे साथ अच्छे हैं। बस वो एक ही राग अलापते रहता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। भाई कश्मीर कश्मीर अलापने से कुछ नहीं होता। अगर मैं दिन रात भगवान का नाम लूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान बोलेंगे भैया कर्म कर तो मैं तेरे साथ हूँ, अन्यथा क्या है मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं। अब इंडिया हर कंट्री की मदद करता है। हर कंट्री को, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है उन्हें ग्रेन्स भेजना, ठीक है, उन्हें दवाएं भेजना, फ्री में उनको मेडिकल सपोर्ट देना। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है जिनकी जीडीपीज़ प्रॉपर नहीं है, उनको भी हम मदद करते हैं। हमारी जो पड़ोस की कंट्रीज़ है जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, टू बी स्पीकिंग विथ श्रीलंका, हमने उनको क्रेडिट लाइन्स दी है जिससे वो चाइना के जो डेप्ट है वो डेप्ट से बाहर आ सके। तो ये भी एक प्रकार का डिप्लोमेसी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए किसी दुश्मन से लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास हथियार होने चाहिए। किसी दुश्मन से लड़ने के लिए ना आपके पास दिमाग होना चाहिए। और वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इंडियंस के पास इसकी कमी नहीं है। इंडियन डिप्लोमेसी आज की नहीं बनाई हुई है। लोग बोलते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी पिछले 10 साल में बहुत अच्छी हुई। थोड़ा सा मैं उनको करेक्ट और रेक्टिफाई कर दूँ। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली बुक दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब हम जानते हैं।
उस समय से इंडिया ने धीरे 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 करके अपनी डिप्लोमेसी को ग्रो किया। अब डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, किसी से दोस्ती निभाना। हम इसको दूसरी भाषा में समझते हैं, साधारण भाषा में, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो साधारण भाषा समझते हैं, मतलब बहुत हाई क्वालिटी इंग्लिश हम उनसे बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें तकलीफ़ हो जाती है समझने में, तो उन्हें साधारण भाषा में समझाते हैं। डिप्लोमेसी यानी दोस्त कमाना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे दो प्रकार के दोस्त हैं, एक है मेरे पर्सनल दोस्त, एक है मेरे प्रोफेशनल दोस्त। तो प्रोफेशनल दोस्त के साथ मैं डिप्लोमेसी अलग लेवल की रखता हूँ, जिसको बोलते हैं बिजनेस डिप्लोमेसी। सिटिंग ऑन अ टेबल, उनके साथ कॉन्फ्रेंस करना, उनसे बात करना, बस वहीं तक उनसे संबंध रखना, उनको अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना। यानी वो हो गई पर्सनल डिप्लोमेसी, नहीं है वो प्रोफेशनल डिप्लोमेसी है। पर्सनल डिप्लोमेसी मतलब मेरे कुछ खास दोस्त, जैसे एसएफएस के मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो गए, वियतनाम मेमोरियल हाई सेकेंडरी के राजनांदगांव के मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो गए। दीज आर पर्सनल लेवल डिप्लोमेसी। इनके साथ पर्सनल रिलेशन है, फैमिली रिलेशंस है। तो आप दोस्त बनाते नहीं हैं, एक्चुअली आप दोस्त कमाते हैं। तो जब आप दोस्त कमाते हैं तो दोस्त कमाने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अब देखिए, हर जगह पे हर इंसान से हमारी आइडियोलॉजी एक जैसी नहीं होती। भगवान ने हमारे हाथ भी बनाए हैं, उसमें भी पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, मगर हर एक उंगली का अपना एक बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है। अंगूठे के बिना मैं लिख नहीं सकता हूँ, इंडेक्स फिंगर के बिना मैं किसी चीज़ को देख नहीं सकता हूँ, रिंग फिंगर के बिना मैं रिंग नहीं पहन सकता हूँ, और अगर मैं लिटिल फिंगर को देखूँ तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरी मुट्ठी को बांधने में लिटिल फिंगर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रिप और सबसे ज़्यादा फोर्स डालता है, और जो अंगूठा होता है वो उसे लॉक करता है, हमारी फिस्ट को लॉक करता है। ठीक है। अब इंडिया के रिलेशंस रशिया से बहुत अच्छे हैं। देखिए, मेरे बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल रशियन फ्रेंड्स हैं। मैंने ऐसे चिल्लर फ्रेंड्स को रखता नहीं हूँ मैं, मतलब एक अच्छे लेवल के फ्रेंड्स को रखता हूँ, जिनकी आइडियोलॉजी थिंकिंग अच्छी है, जो थोड़ा सा प्रोडक्टिव माइंड रखते हैं, जो थोड़ा सा क्रिएटिव है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव बट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिवनेस। तो क्रिएटिवनेस में बहुत सारे, तो वो हमेशा ये बात बोलते हैं, यार देखो, रशियन कल्चर और इंडियन कल्चर अलग अलग है, बट दोनों में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी है कि इतने सालों से दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारा 80% हथियार जो है, यानी वेपन्स जो है, हमारी सबसे ज़्यादा डील्स होती है रशिया से, और अभी भी हम रशिया से बहुत सारा लेते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हमने रफाल वगैरह फ्रांस से लिया हुआ है, बट इसके पहले जितने भी मिग्स वगैरह जो हमारे यहाँ आए हैं, ये सब वहीं से आए हैं। हमने फ्रांस और रशिया से मैक्सिमम हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स किए हुए हैं। अब रशिया के साथ कैसा होता है, ये एक रिलेशन बन गया है बहुत पुराना, कि अगर वेस्ट साइड में अमेरिका कोशिश करता है कि वो रशिया को दबाने के लिए इंडिया का यूज़ करेगा, या चाइना को दबाने के लिए इंडिया का यूज़ करेगा, तो ये अमेरिकन को थोड़ी सी गलतफहमी है। देखिए क्या होता है, अमेरिकन ना हमको खुश करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी तारीफ़ कर देंगे, और एक उनका थोड़ा सा, एक उनका काउंटर पार्ट है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हमारे पीछे लगा देते हैं। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया बहुत हमको चढ़ा देगा। देखो यार, इंडियंस को समझता है इंडियन डिप्लोमेसी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, पर हमारी डिप्लोमेसी कोई हमने कागज़ में बैठ के लिखी नहीं है, नोट्स नहीं लिखे, हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किए। तो बच्चों क्या होता है कि जब डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं तो हमारी और रशिया की डिप्लोमेसी बहुत पुरानी है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। अभी रिसेंटली लोग ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बताया, बोले यार रशिया से तो चाइना बहुत नज़दीक हो। देखो यार, अभी उसके ऊपर ना वॉर सिचुएशन है। वो वॉर सिचुएशन में ना कैसा है, जो उससे ऑयल खरीदेगा, जो उसको पैसे देगा, उसी से वो वॉर लड़ पाएगा। तो उसकी इकोनॉमी को संभालने के लिए उसे अच्छे से मालूम है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में दो ऐसे बड़ी इकोनॉमीज़ है जिनके साथ उसको हाथ मिला के रखना पड़ेगा। अब उसने चाइना से हाथ इसलिए मिलाया कि चाइना का इम्पोर्ट इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है, मगर उसको ये बात अच्छे से मालूम है कि चाइना इज़ अ नॉट, इट्स नॉट ट्रस्टेबल या ट्रस्टवर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसे मालूम है कि इंडिया ट्रस्टवर्दी है, इंडिया कभी भी पीठ में छुरा नहीं घोंपता है। इंडिया ने अगर यूएनओ में वोटिंग नहीं किया, एब्सटेन किया रशिया के अगेंस्ट, मगर रशिया को उसने सपोर्ट भी नहीं किया वॉर में। इंडिया न्यूट्रल साइड है, वेरएज़ चाइना को हम देखें तो वो न्यूट्रल साइड नहीं है, वो हमेशा अमेरिका को हराने के लिए। हालांकि चाइना जितना भी डेवलप हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी भी अमेरिकन कंपनीज़ है उन्होंने डॉलर उसी से कमाया है, और आज उसी को आँख दिखा रहा है। तो ये चाइना का पॉइंट है। वो चाइना की क्या टेंडेंसी है, कम्युनिस्ट कंट्री है, हमारी डिप्लोमेटिक कंट्री है, ठीक है। हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है कि आप अपने पुराने काउंटर पार्ट को भूलते नहीं, और आज भी रशिया को अच्छे से मालूम है कि अगर चाइना अगर ऑयल लेना बंद भी कर दे तो भी इंडिया बंद नहीं करेगा। अब इस चीज़ को देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या करे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर फोर्स डाले कि तुम इंडिया को डिस्काउंट दो। जितना डिस्काउंट रशिया दे रहा है उतना ही डिस्काउंट अब यूएई और सऊदी अरब देना चाहता है। मगर बात यही है, इतने समय से आप हमको जब बेच रहे थे महंगे में, तब आपने हमको क्यों नहीं डिस्काउंट दिया?
मेरा क्वेश्चन ये है, अचानक आपकी टर्नओवर या यू टर्न वाली डिप्लोमेसी क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ऑयल रिजर्व्स जो है, अगर मैं 3-4 कंट्रीज़ को अगर मिडिल ईस्ट की पकड़ लूँ तो अकेले ऑयल रिजर्व बहुत सारा जो है वो रशिया के पास है, और रशिया इंडिया को एक झटके में देता है। अभी तो ये हो गया है कि इंडिया और रशिया जो है अपनी जो कॉमन करेंसीज है रूबल और रुपया, उसमें ट्रेड करे। अब यूएई और कतार और इनकी जैसी कंट्रीज़ जो अबू धाबी वगैरह है, ये सब के सब ये चाहते हैं कि हम भी इंडियन रुपी में करेंगे। आप क्यों झुक रहे हो? झुक इसलिए रहे हो क्योंकि आपको पता चल रहा है आपका धंधा मंदा हो रहा है। क्योंकि देखो, हम बोलते हैं ना दुबई बहुत डेवलप्ड है, नो डाउट हमें थैंक्स करना चाहिए कि दुबई का जो शेख है उसने बहुत अच्छे से वो सिटी को डेवलप किया। उस सिटी में कुछ नहीं था, आज वो एक टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस बन गया है। लैविशनेस है वहाँ पर, वहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं है जो भीख मांगता है। हर इंसान जो है, हाँ वहाँ पर पाकिस्तान से ज़रूर जाते हैं भीख मांगने के लिए, मगर इंडिया से भीख मांगने के लिए नहीं जाते। इंडिया से जो लोग जाते हैं वो कल्चरल एक अच्छे लेवल के होते हैं, एक अच्छे दर्जे के होते हैं। तो ऐसा हो गया कि मिडिल ईस्ट जो है ना, अगर उसके पास ऑयल रिजर्व ख़त्म हो गया ना, उसके यहाँ पे एक दाना नहीं उगता है, वो सब कुछ खरीदता है। अब दुबई बोलता है कि इंडिया के साथ वो एक रेल का प्रोजेक्ट है अंडर वाटर का। मेरे पास उसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट सुनने में आया कि इंडिया से वहाँ पे नर्मदा का पानी जाएगा और वहाँ से ऑयल आएगा उस पाइपलाइन से। ट्रेन चलाना तो सिर्फ एक बहाना है। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि डिप्लोमेसी देखो किस लेवल की होती है, कि जब बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा कौन है अगर बोला जाए तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी है जो आज भी इंडिया को मतलब बहुत गलत नज़र से देखती है। जैसे पहले लिखा रहता था ना, अंग्रेज़ लिखे रहते थे कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। वैसे ही मैंने रिसेंटली अभी एनी न्यूज़ में और मैंने राउटर्स में पढ़ा हुआ है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि साउथ कोरिया में स्पेशली, साउथ कोरिया अपने इंडिया के लोग बहुत सारे के पॉप के बड़े फ़ैन रहते हैं, बहुत के पॉप दिखते हैं, बट वहाँ पे रंग भेद होता है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। अब आप सोचो, एक छोटा सा देश जिसकी जीडीपी हमारे यहाँ के एक छोटे से महाराष्ट्र स्टेट के बराबर भी नहीं है, या मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ या मैं कर्नाटका की बात करूँ, यार ये स्टैंड नहीं होता है। इतनी छोटी सी इकोनॉमी है उनकी, बट उनके देखो तेवर, देखो उनके, देखो वो तेवर के पीछे भी ना बहुत सारे रीजंस ना हमारे खुद के होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे देश की डिप्लोमेसी ख़राब करते हैं। हम दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश जाके हम ना कुछ उटपटांग हरकतें करते हैं। ये जो उटपटांग हरकतें होती है ना, ये हमारे देश के झंडे को नीचे करती है। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, देखो आप आने वाले सिटीज़न हो। देखो मैं पुराने सिटीजन्स को क्या समझाऊँ, पुराने सिटीजन्स की मेंटालिटी मैं नहीं बदल सकता। कुछ लोग बहुत समझदार हैं, कुछ लोग नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब खराब है, बट मैक्सिमम की मेंटालिटी में चेंज नहीं कर सकता। देखो पका हुआ घड़ा है, पके हुए घड़े में मैं ना पानी को स्टोर कर सकता हूँ, पके हुए घड़े को मैं रीशेप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो घड़ा टूट जाएगा। बट जो छोटे बच्चे हैं ना अभी जो पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास है 9, 10th, 11th, 12th के ग्रेजुएशन लेवल के, ये कच्ची मिट्टी के समान है। मैं इनको जैसा शेप देना चाहूँ वैसा शेप दे सकता हूँ। तो मैं इनको एक प्रॉपर शेप देने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ आपकी सरकार डिप्लोमेसी नहीं करती, आपका बिहेवियर भी आपको डिप्लोमेसी सिखाता है कि आप किसी कंट्री में जाके अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। यू थिंक कि जो इंसान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है या जो फॉरेन मिनिस्टर होता है या जो फॉरेन स्टडीज़ किया रहता है, जो एम्बेसडर रहता है, दैट इज़ द ओनली पर्सन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। एक्चुअली आप इंडिविजुअली भी खुद एक रिप्रेजेंटेटिव होते हो, आप इंडिविजुअली भी खुद एक एम्बेसडर हो, क्योंकि आप अपने देश के पासपोर्ट को कैरी करके किसी देश में ट्रैवल करते हो, वहाँ पे जाकर आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आपकी हरकतें सही नहीं रहेंगी तो आपके देश को ना सामने वाला इंसान अच्छा नहीं मानेगा। वो कहते हैं ना बेटा कि आपके घर में अगर 10 मेंबर है, उसमें से एक मेंबर अगर शराबी है या जुआरी है तो पूरे घर को गलत समझते हैं लोग। पूरे मोहल्ले से लेकर पूरे सिटी में, पूरी रिश्तेदारी में आपका नाम खराब होता है, उस एक इंसान के कारण खराब होता है, क्योंकि वो एक इंसान बेवकूफ़ होता है। तो हम पूरे भारतीय तो खराब नहीं है बेटा। तो पूरे भारतीय अगर ख़राब नहीं है तो पूरे भारतीयों को ये समझना चाहिए कि हमें हमारे कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है। देखो आपकी डिग्री को डिज़ाइन करना बहुत आसान है। देखो 12th तक आपने पढ़ा, 4 साल आपने ग्रेजुएशन किया, 2 साल आपने पीजी की, ठीक है, उसके बाद आपने डॉक्टरेट किया, आपने अपनी डिग्री डिज़ाइन कर ली, आपने अपने एजुकेशन मॉड्यूल डिज़ाइन कर लिया, बट बेटा आपने अपना क्या कैरेक्टर डिज़ाइन किया? नहीं किया। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जिनके अंदर आज डिग्री ज़रूर है, जिनके बैंक में बैलेंस है, बट उनके दिमाग में बैलेंस नहीं है, उनका दिमाग का बैलेंस आउट है। In my terms, I'll call those persons morons, incompatible to sit and eat with me,
क्योंकि उनकी थिंकिंग कहीं स्टैंड ही नहीं करती। देखो आपने अरमानी का ब्लेज़र पहना है, मगर आपके मुंह से बात जब निकलती है तो वो इतनी लो लेवल की रहती है कि यार आपकी एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो देखो आपके मुंह में ना सरस्वती का वास होता है, तो आपके मुंह से ना आप फूल झड़ाओ, कांटे नहीं। वी आर नॉट पाकिस्तानीज, वी आर नॉट दोज कंट्रीज विच आर neither too much of educated, neither too much of having any kind of diplomacy, neither too much of having GDPs, or neither too much me having some kind of लीगैलिटीज़। हमारे यहाँ पे ना हर चीज़ सिस्टमेटिक है। बस ये ना रोना, जो बच्चे आप लोगों को बताता हूँ, जैसे लोग रोना रोते हैं ना, सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया। भाई सरकार क्या क्या करेगी तुम्हारे लिए, मुझे बताओ। आपके पजामे में अगर नाड़ा खराब हो रहा है तो आप पजामे का नाड़ा खुद खरीदने जाओगे कि उसको सरकार खरीद के ला के देगी, कलेक्टर ला के देंगे और अपने हाथ से उसको सुई धागे से डाल के आपको अंदर देंगे कि लो मैंने आपके पजामे में नाड़ा बांध दिया। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। अब देखिए कुछ लोग एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि इंडिया चाइना से 10 साल पीछे है। ये एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा सेट हो रहा है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। देखो इसमें ना 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, चाइना ने अपने आप को मिलिट्री पावर बनाने की कोशिश नहीं किया, उसने अपने आप को डोमेस्टिक प्रोडक्शन पावर बनाने की कोशिश किया। यानी जितने भी प्रोडक्ट बने उसका एम था कि हर प्रोडक्ट चाइना का बन के जाए। अब यही पाथ पे इंडिया धीरे धीरे प्रोग्रेस करा। मगर देखो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इंडिया के प्रोडक्ट कम बिकते हैं मगर इंडिया के प्रोडक्ट क्वालिटी है। चाइना के प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वांटिटी बहुत मिलेगी, सस्ते में बहुत मिलेगा, इजीली एक्सेसिबल रहेगा, मगर क्वालिटी नहीं मिलेगी। जैसे बस अगर मैं कोविड के समय की बात करूँ ना, उसने कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, दे हैव सोल्ड सो मेनी ऑफ ग्लव्स एंड सीरिंजेस एंड ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, सब कुछ भेजा था, मगर वहाँ से रिजेक्ट कर दिए थे बिकॉज इट वॉज सच अ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कि उन्होंने बोला यार इसको डॉलर में देखिए कोई मतलब नहीं है, ये कचरा है। मगर उन्होंने जब इंडिया से टाइप किया और इंडिया से गया तो उनको ये लगा कि यार इंडिया ने थोड़ा सा प्राइस हल्का सा ज़्यादा रखा था चाइना से, मगर क्वालिटी बहुत अच्छी थी। देखो अभी इसको ना बहुत अच्छे से एग्जांपल में समझते हैं। तुम्हें ये बताना चाहूँगा बेटा कि इंडियन 2 व्हीलर्स आर हाईएस्ट सेलर्स इन अफ्रीका। ये एक रीसेंट रिसर्च आई है। अब इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। पहले क्या होता था, पहले आज से 15-20 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, उस समय क्या होता था कि चाइना की बाइक सबसे ज़्यादा बिकती थी कहाँ पर, अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब अफ्रीका के लोग ज़्यादा महंगी बाइक्स जैसे डुकाटी वगैरह ये अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ हैं जो उतनी स्टेबल नहीं है इकोनॉमिकली, लोगों की उतनी पर कैपिटा इनकम नहीं है। पर कैपिटा इनकम मतलब इसको बहुत कई प्रोस्पेक्ट से होता है, इस पर मैं आपको अलग से एक्सप्लेनेशन एक अलग सेशन में दूंगा। अब ये होता है कि जब पर कैपिटा इनकम आपकी ज़्यादा नहीं होती तो आप ज़्यादा महंगी बाइक नहीं ले सकते, तो चाइना क्या करता था, बाइक्स को बेचता था और इतनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी रहती थी, कुछ दिन बाद तो ऐसा होता था कि पूरी फैमिली बैठती थी तो बाइक की क्रश हो जाती थी। अब वो कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ से ख़रीद नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा उनके पास है नहीं, और एकदम सस्ता खरीद रहे थे, चाइना सत्यानाश दे रहा है। इसमें एंटर हुए बजाज और टाटा। इन्होंने क्या करे, मिड रेंज वाली बाइक बनाए, ना चाइना से एकदम सस्ती, ना चाइना से एकदम महंगी, ना यूरोपियन कंट्री से एकदम सस्ती, ना यूरोपियन कंट्री से एकदम महंगी, एक मिड रेंज, इन बिटवीन। अब कैसा होता है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक 100 रुपये की चीज़ लेने जाते हो और वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, पर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार ये 120 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये एक्स्ट्रा देने से आपको इसकी क्वालिटी और अच्छी मिलेगी, ए ग्रेड की मिल जाएगी या एटलीस्ट B+ ग्रेड की मिल जाएगी, तो आप फट से खरीद लोगे। तो यही चीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ में होने लगा। तो ये एक बाइक एक्सपोर्ट या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स, ये जो हम सेलिंग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। देखो टाटा कंपनी की गाड़ी वहाँ जा रही है तो इस देश का नाम वहाँ पे जा रहा है, बजाज कंपनी की गाड़ी वहाँ जा रही है, बजाज कंपनी का नाम जा रहा है। दिस इज़ द वे हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। तो इस पर मैं आपको और भी डिटेल्स बताऊँगा बेटा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना नॉलेज रखो, ठीक है। और कुछ अपग्रेडेड वर्जन आता है मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ, पर कैपिटा इनकम के ऊपर मैं आपको जो वीडियो है वो मैं अलग से बना के दिखाऊंगा। पर कैपिटा इनकम आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, अलग अलग स्टेट्स की कैसे कैलकुलेट की जाती है, ग्लोबली पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक कॉन्टिनेंट की पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक सब रीजन की या फिर एक यूनियन टेरिटरी की कैसे पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है। आई विल गेट टू नो फर्स्ट बाय माई सेल्फ। मैं पहले खुद स्टडी कर लेता हूँ,
खुद अच्छे से कैलकुलेशंस चेक कर लेता हूँ, देन आई विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो तब तक आज के लिए इतना डिप्लोमेसी समझो। और सबसे पहले डोंट डेवलप योर सेल्फ लाइक a person of no use. Try to develop a cultural, discipline, and educative diplomacy in your mind. With this thought, good night. Please take care of yourself. 10th और 12th की जम के तैयारी करो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल विथ यू 24/7। आप मुझे कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं और मुझसे कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। विथ दिस थॉट, आपका नाइट सर आपको गुड नाइट बोल रहा है। गुड नाइट।